जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो है उसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की बहुत सारी क्वांटिटीज को स्टडी किया है, लेकिन अब हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज करना है। सो आई वांट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वंस अगेन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है? तो सिचुएशन ऐसी है कि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना? स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सर्कल है, ठीक। तो अब इस सर्कल में हम लोग कंसिडर करेंगे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन ही हम लोगों ने कंसिडर की है। डन। और इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम अगर तुम लोग देखो तो 3 डायमेंशनल डायग्राम कुछ ऐसे आएगा। यही सर्कल तुम्हें ऐसे दिखाई देगा 3 डायमेंशनल में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक। चलिए बढ़िया। पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे है तो कुछ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है क्या? थीटा कांस्टेंट है क्या? है क्या? नहीं है, थीटा इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि पार्टिकल की हर बार पोजीशन बदल रही है। यहां से पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर से पार्टिकल ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, फिर बाद में इधर जा रहा है, तो थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है इस केस में। तो थीटा इज नॉट कांस्टेंट। क्या थीटा वेक्टर कांस्टेंट है? थीटा वेक्टर तो नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि थीटा इज अ लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो थीटा वेक्टर लिखना यहां पे गलत बात है। तो डी थीटा वेक्टर, क्या वो डी थीटा वेक्टर कांस्टेंट है? नहीं सर, वो कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट नहीं है सर, आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर को दो चीजें होती है, एक जगह पे होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी जगह पे होती है डायरेक्शन। ये दो चीजें होती है। अब यहां पे अगर डी थीटा का डायरेक्शन देखो, स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो राइट हैंड थंब रूल से वो जेड एक्सिस की तरफ आएगा, ये ऐसे, और यहां पे आउटवर्ड आएगा ऐसे डॉट। तो यहां पे इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना सर। मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, पार्टिकल हर एक पोजीशन पे अलग अलग जा रहा है, तो हर एक इंटरवल पे अलग अलग एंगल करेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल करेगा। तो इसका मतलब डी थीटा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है नहीं बोल सकते। वो टाइम कितना लिया उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कांस्टेंट तो नहीं है, बराबर। चलो ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हुई। ओमेगा के बारे में क्या ख्याल है? क्या ओमेगा कांस्टेंट है? ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है क्या? तो चलो इसके बारे में सोचेंगे। तो इसको पॉइंट का नंबरिंग करेंगे 1, इसको करेंगे 2। ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है क्या? सर ओमेगा वेक्टर के बारे में हम लोग जब बात करें तो हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना? तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या? हाँ सर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट है, और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है, सही है। तो आगे देखें 3 नंबर, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या कांस्टेंट है वो? तो अब चेक करना पड़ेगा। एज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी? 0। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, और एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो अल्फा इक्वल टू 0। अब अल्फा वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू 0, वेक्टर नल वेक्टर है वो, एंड ये कांस्टेंट भी है। डन एवरीवन? सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हम लोग बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता, उसकी वैल्यू 0 होती है, या वो 0 वेक्टर होता है, बिकॉज ओमेगा में चेंज होना चाहिए। अगर हम लोगों ने अल्फा का फॉर्मूला देखा है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा? डी ओमेगा बाई डी टी। इट इज लाइक एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है, तभी अल्फा डेवलप होगा। यहां पे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है,
इसलिए उसमें ओमेगा कांस्टेंट है, सो देयर इज नो चेंज इन द ओमेगा, तो अल्फा इक्वल टू 0। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते 4 नंबर का पॉइंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है क्या। सो सर अगर वेक्टर के बारे में अगर हमें बात करनी है तो ये अब प्रॉब्लमैटिक है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तब हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे, तब हम लोग डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, और ये सभी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज है, ये सभी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज है। उस इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं। मोशन का स्टडी एवरेज से तरीके से नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस तरीके से होता है। उस इंस्टेंट पे बॉडी कहां पे, तो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कैसा है सर, आर ओमेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा, रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है सर। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन टेंजेंशियल है, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, हाँ कि ना, बराबर है क्या, नहीं। टेंजेंशियल डायरेक्शन ये कोई डायरेक्शन नहीं होती, टुवर्ड्स द सेंटर ये कोई डायरेक्शन नहीं होती, अवे फ्रॉम सेंटर ये कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन होती है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पे टेंजेंशियल इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंशियल, इधर टेंजेंट, इधर टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट। इधर अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे ऐसा टेंजेंट, टेंजेंट इन द प्लेन है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। टेंजेंशियल तो है, लेकिन ये डायरेक्शन कांस्टेंट दिख रही है क्या तुम्हें, डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या ये, बराबर है। यहाँ पे अगर देखो तो थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ है, यहाँ पे देखो थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ है, तो दिस डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी वेक्टर चेंज है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, स्पीड अगर ऐसा पूछा जाए स्पीड, तो श्योरली स्पीड कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 5 नंबर का पॉइंट देखेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम कांस्टेंट है कि चेंजिंग सर, मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करें, डायरेक्शन के बारे में चर्चा करें, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम आपने पूछा तो मोमेंटम वेक्टर है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन अगर चर्चा करी जाए तो वो भी टेंजेंशियल ही आती है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज टेंजेंशियल, तो इसका मतलब मोमेंटम चेंजिंग है कि कांस्टेंट, मोमेंटम P वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। 6 नंबर का पॉइंट लेंगे यहां पे ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या फॉर्मूला, हाफ ऑफ mu स्क्वायर सर। तो काइनेटिक एनर्जी को भी 2 चीजें, मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। डन एवरीवन, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर का पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलो, एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है, एल वेक्टर, एंड दैट इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, तो ये मैं इरेज कर देता हूं इधर का पार्ट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो चलो आ जाओ सर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है क्या, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो इसको 2 चीजें होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसका डायरेक्शन दिया जाता है राइट हैंड रूल से,
और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एल वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एल इक्वल टू, इस केस में हम लोग लिखेंगे आर पी साइन थीटा। अब हम लोग सर्कुलर मोशन को चेक करेंगे। देखो पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये देख सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। अब पार्टिकल का मोमेंटम तो टेंजेंशियल है, देखो ऐसे टेंजेंशियल मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, दिस इज द रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर को थोड़ा सा आगे ले लें, यहां पे रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90, क्योंकि एक टेंजेंट है दूसरा रेडियस है। मैं सिर्फ सर्कुलर मोशन के केस में बात कर रहा हूं, हर जगह पे एंगुलर मोमेंटम के लिए 90 डिग्री एंगल मत लेना। सर्कुलर मोशन में मोमेंटम और ये मोमेंटम एंड रेडियस वेक्टर, तो यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट इनमें एंगल 90 है, इसलिए यहाँ पे थीटा 90 है। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया आर पी, इसका मतलब आ गया एम वी आर। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आ गया सर। हाँ, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। डायरेक्शन, चलो आ जाओ, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब बोल, डायरेक्शन कांस्टेंट है कि चेंजिंग? कांस्टेंट है। डन। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम के केस में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज कांस्टेंट। समझा नहीं? है कि नहीं? कुछ चीजें कांस्टेंट है, कुछ चीजें वेरिएबल है। तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये आंसर देने से पहले दिमाग लगा के सोचे कि हम लोग किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। वेलोसिटी के बारे में तो बात कर रहे हैं क्या? नहीं। तो वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो हर बार टेंजेंट, इसका मतलब चेंजिंग। लेकिन एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, तो एक्सियल वेक्टर। ठीक है, ये कौन सा हो गया? एक्सियल वेक्टर हो गया, सूडो वेक्टर हो गया। वेलोसिटी कौन से वेक्टर हो गए? वेलोसिटी, मोमेंटम, ये वेक्टर कौन से हो गए? रियल वेक्टर हो गए। तो रियल वेक्टर का डायरेक्शन हमें चेंजिंग मिला, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हमें कांस्टेंट मिला। तो अगर एक्सियल वेक्टर लिखेंगे तो एक्सियल वेक्टर्स हमारे पास कांस्टेंट हैं। रियल वेक्टर्स अगर हम लोग कंसीडर करें तो इनका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो इसको मैं ऐसा कर रहा हूं, कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, तू कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब तू वेरिएबल है। ये बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन तुमको ध्यान से दिमाग में रखना है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे बेसिक्स पे हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने वाले हैं। इनमें बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस प्रेजेंट है। वेलोसिटी चेंजिंग है कि नहीं? अब वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी तो चेंजिंग है, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप कि तुम लोग ये सभी के सभी पॉइंट्स प्रॉपरली बुक्स में लिख रहे हो एंड सिस्टमैटिक उसका एक नोट डाउन कर रहे हो प्रॉपरली उसको। ठीक है, तो ये प्रॉपरली नोट डाउन करो और बुक को प्रॉपरली मेंटेन करो। ठीक, चलो पॉज द स्क्रीन एंड राइट इट डाउन। तो सर्कुलर मोशन का बेसिक्स देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और अब हम लोग लिखने वाले हैं एक्सेलरेशन। यू कैन राइट इट डाउन, एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या बात कर रहे हो? एक तो बोल रहे हो यूनिफॉर्म एंड आगे बोल रहे हो एक्सेलरेशन, ये क्या बात हुई? हाँ, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है क्या? हाँ, नाम यूनिफॉर्म होने के बाद भी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अब ऐसा कैसे हुआ? देखो, एक्सेलरेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन कंसिडर करें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमारे पास ऐसा है, dv डिवाइडेड बाय dt। और मैं इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। एवरेज क्वांटिटी अगर आएगी तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि वो एवरेज क्वांटिटी थी। तो यहां पे अगर हम लोग देखें इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन द वेलोसिटी चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग सर्कुलर मोशन को कंसिडर करो तो उसमें चेंज इन द वेलोसिटी है क्या? है ना? सर्कुलर मोशन अगर तुम लोगों ने कंसिडर किया तो सर्कुलर मोशन में चेंज इन द वेलोसिटी है क्या?
ये P पॉइंट, ये O, यहां पे वेलोसिटी V वेक्टर, तो V1 वेक्टर यहां से इधर गया, एंगल कंसिडर कर लो थीटा, इधर गया V2 वेलोसिटी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहा लेकिन डायरेक्शन बदल गई। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है। तो dv वेक्टर इज प्रेजेंट, चेंज इन द वेलोसिटी प्रेजेंट है, और ये चेंज इन द वेलोसिटी क्यों प्रेजेंट है? ड्यू टू डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज की वजह से प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर हम लोग एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा d डिवाइडेड बाई dt, और इस वेलोसिटी का वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा v इंटू वी कैप। ये v मतलब इस पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये वी कैप मतलब उस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो यहां पे अगर तुम लोग देखो तो v dv कैप डिवाइडेड बाई dt ऐसा आएगा, और ये है डायरेक्शनल चेंज। तो ये तो पता चला हमें कि ये एक्सेलरेशन डेवलप क्यों हुआ। मोशन यूनिफॉर्म है, मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी प्रेजेंट है, और वही डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। और इस एक्सेलरेशन का नाम है, इसका नामकरण करेंगे हम लोग, वो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसका नाम क्या है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। अच्छा, इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। इसको बहुत सारे बुक्स में AC ऐसे भी डिनोट किया है और बहुत सारे बुक्स में AR ऐसे भी डिनोट किया है, ठीक है ना। तो AC सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, AR रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्यों डेवलप हुआ? वेलोसिटी के डायरेक्शनल चेंज की वजह से। अच्छा, बाय द वे ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इस चीज को दो, है ना, इसको दो चीजें होंगी। कौन कौन सी दो चीजें होगी? सर इसको एक तो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, ये जो भी डेवलप हुआ, रेडियल बोलो या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलो, ये जो भी डेवलप हुआ, इसे दो चीजें होंगी। कौन सी दो चीजें? एक तो होगा इसको मैग्नीट्यूड, और दूसरी होगी इसे डायरेक्शन, है ना। दो चीजें हो जाएंगी, एक हो जाएगा मैग्नीट्यूड, दूसरा हो जाएगा डायरेक्शन, बराबर। अभी हम लोग फिलहाल डायरेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले। मैग्नीट्यूड मैं तुमको कैलकुलेट करके बताऊंगा। अब डायरेक्शन, अब यहां पे देखो, एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों में कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? पहली की दूसरी? ये वाली। इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इस वजह से होगा, दैट इज डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें चेंज इन द वेलोसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट करना जरूरी है। अब अगर तुम लोग देखो, यहां पे हम लोगों ने पार्टिकल की सर्कुलर मोशन कंसिडर की है, देखो ये, और मैंने यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कंसिडर की है। मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पे हम लोगों ने लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर की है। अब सपोज मैंने यहां पे बहुत ही छोटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर की होती, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती तो ये पार्टिकल यहां से इतना बड़ा एंगल कवर करता क्या? नहीं, कम एंगल कवर करता, और वो एंगल जो था वो d थीटा, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। पार्टिकल ने बड़ा एंगल कवर किया है जिसके लिए उसे लार्जर टाइम लगा है, लेकिन अब यहां पे पार्टिकल अगर छोटा एंगल कवर करेगा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल कवर करेगा, तो ये d थीटा हम लोग कंसिडर करेंगे स्मॉलर चेंज, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए हमें स्मॉलर चेंज कंसिडर करना जरूरी है। तो पार्टिकल P पॉइंट से इस पॉइंट पे गया
और इस पॉइंट पे हम लोग कंसिडर करेंगे इधर वेलोसिटी, सपोज मान लो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा और यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी में दिखा रहा हूं और ये वेलोसिटी मान लो v2 है। अभी लार्जर चेंज में हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था, अब हम लोग लार्जर चेंज कंसिडर नहीं करने वाले हैं, हम लोग स्मॉलर चेंज कंसिडर करने वाले हैं। सो स्मॉलर चेंज एंगल इज डी थीटा। सो पार्टिकल की वेलोसिटी v1 से v2 पे गई। तो अब तुम्हें चेंज इन द वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? आवर टारगेट इज टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। और अगर सही तरीके से, मोर करेक्टली से बोला जाए तो इसको मैं बोलूंगा डायरेक्शनल चेंज। कौन सा चेंज? डायरेक्शनल चेंज। क्यों सर डायरेक्शनल चेंज क्यों? क्योंकि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ये आ गया। तो डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी। चलो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं फिलहाल तुम्हें वेक्टर लॉज अप्लाई करके दिखाऊंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसके लिए पहले इस v1 वेक्टर को ले लो। देखो इस v1 वेक्टर को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये मेरे पास v1 वेक्टर है, इसको पैरेलल मैंने शिफ्ट किया, यहां पे आ गया v1 वेक्टर अपना। देखो ये v1, ठीक, v1 वेक्टर। v2 वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है, देखा v2 वेक्टर मैं यहां पे ले रहा हूं, दिस इज द v2 वेक्टर। और तो ये मेरे पास v2 वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। v1 वेक्टर को मैं थोड़ा सा उस साइड रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। तो ये हमारे पास v1 वेक्टर, इधर जो आया ये आया v2 वेक्टर, डन, ये v2 वेक्टर आया। अब अगर तुम लोग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन रिकॉल करो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे होता है, देखो ये है ना। या अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिप्रेजेंट करो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि हमें एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना। अभी यहां पे ट्रायंगल कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, तो हमें यहां पे एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा। तो यहां पे ये मैं वेक्टर रिप्रेजेंट करता हूं यहां पे इनिशियल से फाइनल की तरफ, ऐसा, करेक्ट एवरीवन। सो दिस इज द वेक्टर। ये कंप्लीट करने के बाद मेरे पास ये ट्रायंगल बना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन द वेलोसिटी, और इस चेंज इन द वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा वी। आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा, इट इज डेल्टा वी वेक्टर। क्लियर एवरीवन? अब ट्रायंगल लॉ से अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ट्रायंगल लॉ से तुम लोग कर सकते हो, और पैरेललोग्राम से अगर तुमको समझना है तो पैरेललोग्राम लॉ का बेसिक क्या है? ये P है, ये Q है, ये दो वेक्टर्स है। P और Q में से अगर सेंटर से अगर हम लोगों ने वेक्टर ड्रॉ किया, उनके कॉमन पॉइंट से अगर हम लोगों ने वेक्टर ड्रॉ किया, तो वेक्टर हमें रिजल्टेंट देगा। वो वेक्टर हमें रिजल्टेंट देगा, रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। लेकिन अगर हम लोगों ने ये वेक्टर ड्रॉ किया, दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया, तो ये दूसरा डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन देगा, करेक्ट। तो यहां पे तुम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि यहां पे मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो मेरे पास ये अगर v1 है, मेरे पास अगर ये v2 है ना, ये v1 है, ये v2 है, तो इनका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना होता तो मैं ऐसे निकालता, कॉमन पॉइंट से नहीं, लेकिन मुझे उनका डिफरेंस निकालना है, मुझे चेंज इन द वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन द वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने ये ऐसा ड्रॉ किया है वेक्टर, यहां से यहां तक। अब बच्चे का और एक सवाल कि सर आपने इधर से इधर ही वेक्टर क्यों ड्रॉ किया, यहां पे भी आपने इधर से ही इधर क्यों वेक्टर ड्रॉ किया, उल्टा वेक्टर क्यों नहीं ड्रॉ किया? बताता हूं। फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में जब भी हम लोग चेंज कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा चेंज कैलकुलेट करते हैं। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला इन फिजिक्स। व्हेनेवर वी फाइंड चेंज इन द क्वांटिटी, कभी भी चेंज जब कैलकुलेट करें तो व्हाट इज चेंज नाउ? चेंज किसी भी क्वांटिटी का कैलकुलेट करना है तो आप फाइनल लो,
है ना, और माइनस इनिशियल करो, बराबर। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कौन सी है, v2 वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कौन सी है, v1 वेक्टर। और यहां पे चेंज इन द वेलोसिटी क्या आएगा, डेल्टा v वेक्टर। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट मतलब टेल, फाइनल पॉइंट मतलब हेड। तो हमारा वेक्टर कहां से शुरू होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। अब समझा, बिकॉज चेंज इन द वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल है, और फाइनल माइनस इनिशियल है, इसका मतलब हमें v2 माइनस v1 लेना पड़ेगा। तो इस केस में भी v2 माइनस v1 लेना पड़ेगा, इनिशियल से फाइनल तक, उस केस में भी इनिशियल से फाइनल तक लेना पड़ेगा। क्लियर। तो इसलिए वैसा वेक्टर ड्रॉ किया। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे आगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के भी दो तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड एक है और कैलकुलस मेथड एक है। हम लोग यहाँ पे कैलकुलस मेथड को फोकस करने वाले हैं, लेकिन मैं डायरेक्शन बताना चाहता था, मैं डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था। तो अब तुम्हें पता चला चेंज इन द वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। चेंज इन द वेलोसिटी ये वेक्टर रेडियस वेक्टर के अपोजिट है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस चेंज इन द वेलोसिटी इज अपोजिट टू रेडियस वेक्टर, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। डेल्टा v का डायरेक्शन कैसे आया, है ना, अपोजिट टू आर वेक्टर। रेडियस वेक्टर बाहर जा रहा है, लेकिन चेंज इन द वेलोसिटी अंदर आ रहा है, दैट इज, इसी का मतलब हुआ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन है, सेंट्रीपेटल, सेंटर पे, है ना, सेंट्रीपेटल, सेंट्री पे। तो सेंट्रीपेटल इसका मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसीलिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है वो भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा, बिकॉज चेंज इन द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, and hence it is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration directed towards the center या रेडियस वेक्टर के अपोजिट। along रेडियस वेक्टर ठीक है, रेडियस वेक्टर के लाइन में आएगा, लेकिन रेडियस वेक्टर के अपोजिट रहेगा, इसलिए उसको रेडियल एक्सेलरेशन ऐसे भी बोला जाता है। आई होप कि तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। तो डायरेक्शन कैसी है, टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, ये मैंने कौन सा बोला, इंस्टेंटेनियस बोला कि एवरेज बोला, इंस्टेंटेनियस। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अरे क्योंकि मैंने यहां पे स्मॉलर चेंज लिया है कि लार्जर चेंज लिया है, स्मॉलर चेंज लिया है, एंड स्मॉलर चेंज इज ऑलवेज इंस्टेंटेनियस। सो इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की मैंने यहां पे डायरेक्शन बताई है। क्लियर। चलो मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे। इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी के सभी लिख लें, राइट इट डाउन। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन इन यूसीएम देखा, क्यों है वो देखा। अब हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में देखने वाले, और उसकी डायरेक्शन के बारे में तो हम लोगों ने बात की है। अब हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। तो यू कैन राइट इट डाउन, फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। तो हमारा टारगेट जो होगा, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करने वाले। डायरेक्शन तो हमें पता चली, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपेटल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, चलिए आइए। अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो कंसिडर दिस इज द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब यहां पे हम लोग कंसिडर करेंगे ये ऐसा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोगों ने पहले से ही चर्चा करी है, ठीक। दिस इज ओ सेंटर, ठीक है ना, और यहां से यहां तक ये ऐसा हम लोग पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे,
P पॉइंट x, y। ठीक है, अब यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे m, और ये यहां से यहां तक होगा x, यहां से यहां तक होगा ये y, और हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर्स भी हैं। तो x एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर है i, एंड y एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर है जो है j। अब यहां पे हमारे पास एक रेडियस वेक्टर है, इस रेडियस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे r। एज्यूम करेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये ओमेगा, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो ओमेगा कांस्टेंट है। तो इतनी चीजें हो गई। अब इस पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यहां पे एक एंगल कंसिडर किया है जो कि है थीटा, एंड आई कैन राइट थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहां से हमें रेडियस वेक्टर भी पता चल जाएगा, है ना। तो रेडियस वेक्टर को अगर हमें लिखना है, ये हम लोगों ने पहले से ही लिखा हुआ है, रेडियस वेक्टर दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे। इसको हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू, ये पहले से ही हम लोगों ने लिखी है, r cos ऑफ ओमेगा टी आई प्लस r sin ओमेगा टी जे। ये कैसे आया अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो इसका प्रीवियस लेक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा। इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेडियस वेक्टर का और लीनियर वेलोसिटी का पूरा रिप्रेजेंटेशन कवर किया है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा पहला इक्वेशन। अब इस इंस्टेंट पे अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, देखा मैंने वर्ड कैसा यूज किया है इस इंस्टेंट पे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मुझे डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। सो v वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, r एज इट इज, ये भी हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है। कॉस का डेरिवेटिव देखो, माइनस साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा को मुझे बाहर लिखना पड़ेगा, i प्लस r वैसे के वैसे, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहां पे j, और इस ओमेगा को मुझे बाहर लिखना पड़ेगा। सो इस इंस्टेंट पे ये जो चीज है ना, इसे बोला जाएगा एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि निगेटिव है यहां पे, और इसे बोला जाएगा, ये जो चीज है यहां से यहां तक जो फैक्टर है ये, इसको बोला जाएगा वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी निगेटिव है, इसका मतलब एक्स कॉम्पोनेंट निगेटिव डायरेक्शन में रहना चाहिए, और y कंपोनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब y कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में रहना चाहिए। ये हम लोग देख सकते हैं, यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा तो ऐसी होगी वेलोसिटी, ठीक है ना। तो दिस इज द नेट वेलोसिटी। अब अगर तुम लोग यहां पे x और y एक्सिस ड्रॉ करो तो तुम्हें यहां पे सीधा पता चल जाएगा। देखो ये देखो, ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? x कंपोनेंट, सो vx। ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहां पे आ गया vy, है ना। तो तुम लोगों ने देखा ये vx कंपोनेंट निगेटिव डायरेक्शन में है, vy पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो कि हमारे पास रिजल्ट है। करेक्ट एवरीवन? अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग आगे लिखें तो यहां पे हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। अब तुम लोग बोलोगे सर यहां पे चेंज इन द वेलोसिटी आपने लिखा है, डायरेक्शनल चेंज कहां पे लिखा है? बेटा यहां पे पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो चेंज होने नहीं वाला। तो जो भी मैं चेंज इन द वेलोसिटी निकालूंगा वो चेंज इन द वेलोसिटी डायरेक्शनल चेंज ही होगा। सो दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शनल चेंज। व्हाई? बिकॉज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये डायरेक्शनल चेंज रिप्रेजेंट करता है। सो इसके बारे में तुम्हें टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, ये पहले से ही डायरेक्शनल चेंज है। तो ये जो बेसिक है तुम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही यूज कर सकते हो। ये जो डेरिवेटिव है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही यूज कर सकते हो।
अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता तो मुझे दोनों के बारे में सोचना पड़ता, लेकिन यहां पे वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। तो डीवी वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आर ओमेगा माइनस साइन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई, डन। यहां पे प्लस आर ओमेगा एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन यहां पे और एक ओमेगा बाहर आएगा इसलिए मैं ओमेगा स्क्वायर करता हूं और इंटू जी। ठीक, अब इसको अगर हम लोग आगे लिखेंगे तो ये भी क्वांटिटी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, तो हमारे पास ऐसा आएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यस, कॉस ऑफ ओमेगा टी आई माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जी। यहां पे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, देखो, तो तुम लोग इसे कॉमन निकालो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचता है आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। एंड ये क्वांटिटी हम लोगों ने पहले से ही देखी है इक्वेशन नंबर 1 में। इसका मतलब ये जो भी आया हुआ है ये तो रेडियस वेक्टर है, तो इसका मतलब हम लोग ये रेडियस वेक्टर ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां पे। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला मेरे पास आया वो आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। और कैलकुलस मेथड इतना परफेक्ट है दोस्तों कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। देखो माइनस साइन आया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वेक्टर है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर तो स्केलर रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और ये जो आर वेक्टर आया हुआ है इसको नेगेटिव साइन है। इसका मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है क्या? नहीं, उसके अपोजिट एक्ट हो रहा है। सो दिस नेगेटिव साइन तुम्हें ये लिखना पड़ेगा वहां पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के अपोजिट है, और अपोजिट है इसलिए ये माइनस साइन आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे भी लिख सकते हैं। सो इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, तो यहां पे अपोजिट और ये ए सी वेक्टर मेरे पास आया हुआ है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड ए सी हम लोग निकाल सकते हैं। सो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो मुझे माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो जानते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि चेंजिंग? कांस्टेंट है। और दूसरी बात, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं आ सकता, तो देयरफॉर ये जो माइनस साइन मैंने लिखा है ये मैग्नीट्यूड के लिए नहीं आ सकता, सो मैग्नीट्यूड के लिए इस साइन को इरेज करना पड़ेगा। डन। नेगेटिव हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू दैट ऑफ द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के अपोजिट है इसलिए आया हुआ है, मैग्नीट्यूड में उसकी क्या जरूरत? तो तुम लोग निकाल सकते हैं एसी फॉर्मूला इज आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम लोग और जानते हैं, क्या जानते हैं सर? हम लोग क्या जानते हैं, बोलो? V इक्वल टू आर ओमेगा। तो एसी को हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे आर, तो थोड़ा सा मैं यहां पे एडजस्ट कर लेता हूं, आर ओमेगा ऐसा करके यहां पे ओमेगा लिख। डन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओमेगा स्क्वायर को मैंने ओमेगा इंटू ओमेगा लिखा और आर ओमेगा मेरे पास बन गया V। सो इसका और एक फॉर्मूला है V ओमेगा, लेकिन इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इस फॉर्मूले का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा स्पेस को एडजस्ट कर रहा हूं, देखो इसको मैं यहां पे लिखूंगा, तो AC वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। दिस इज द साइन कन्वेंशन यूज्ड, और साइन कन्वेंशन यूज्ड से अच्छा इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन AC के डायरेक्शन में आती है, बराबर आती है।
अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, मैं ये तुम्हें अभी प्रूव करके बताता हूं, लेकिन तुम लोगों ने ये ऊपर का लिखा होगा, तो चलो स्क्रीन को पॉज करके ये पूरा का पूरा डेरिवेशन अपने बुक में लिख लो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं फिलहाल। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा इरेज हो गया यहां पे। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते। तो इसकी डायरेक्शन बराबर आती कि नहीं हमें चेक करना है। तो ये सर्कुलर मोशन हमारे पास प्रेजेंट है, 3 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ये रेडियस हो गई और यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया ऐसे। इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं पैरेलली मूव करता हूं यहाँ पे और ये ऐसे, देखो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, वी वेक्टर। पैरेलली मूव किया मैंने। अब कंफ्यूज मत करना कि ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है ना? ये रेडियस वेक्टर नहीं है, इस वेलोसिटी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। डन एवरीवन? तो इस वेलोसिटी वेक्टर जो टेंजेंशियल है इसको मैंने यहां पे लिया है, या मैं इसको थोड़ा सा सर्कल के बाहर रिप्रेजेंट करता हूं, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन ही अवॉइड हो जाएगा। देखो ये है वेलोसिटी वेक्टर, खत्म बात, मस्त। तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो टेंजेंशियल टू द सर्कल था, मैंने इसको सेंटर पे रिप्रेजेंट किया है। और ओमेगा कैसा है सर? पार्टिकल हम लोगों ने अज्यूम किया है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से ओमेगा यहां पे आ जाएगा, देखो ऐसे। तो दिस इज द ओमेगा वेक्टर। अब चेक करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे लिखा है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। सो ओमेगा से शुरू करें, वी पे खत्म करें, अंदर। डायरेक्शन बराबर आई ना? ऐसे ओमेगा से शुरू, वी पे खत्म, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने वहां पे लिखा है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। सो ओमेगा से शुरू किया मैंने, वी पे खत्म किया। सो ओमेगा क्रॉस वी, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, AC टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, इसलिए इसका ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। डन? चलो तो राइट इट डाउन, ये भी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। तुम लोग आगे बढ़ सकते इसमें। और अब इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, देखो यहां पे ध्यान दो। तो ये हम लोगों ने लिखा AC इक्वल टू, मैं फिर से यहां पे लिखता हूं, AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इसका मतलब ओमेगा का पावर इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा है, और जिसका पावर ज्यादा है वो कांस्टेंट होता है, तभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते। सो ये फॉर्मूला कब यूज करना चाहिए? कौन सी क्वांटिटी का पावर ज्यादा? ओमेगा का पावर ज्यादा। तो ओमेगा या टाइम पीरियड कांस्टेंट होने के बाद ही तुम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते। डन? तो इस फॉर्मूले के लिए चेक करना कि टाइम पीरियड कांस्टेंट है क्या, ओमेगा कांस्टेंट है क्या, तो ही इस फॉर्मूले को यूज करें। इसका और एक स्टेप हम लोग लिख सकते हैं, कौन सा? देखो ये आर जो है यहाँ पे, इसको मैंने वैसे के वैसे रखा, और अब मैं ओमेगा की वैल्यू बदल रहा। इस इक्वेशन से तुम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो, वी बाय आर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी डिवाइडेड बाय आर, इसका स्क्वायर। इसका मतलब इसका और एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये कब यूज करें? देखो वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम में बोलना चाहिए। अगर हमें यह पूछा जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तुम लोग बोलोगे सर दोनों पॉसिबिलिटी है। करेक्ट? तो ऐसा पूछा नहीं जाता फिजिक्स में। फिजिक्स में ऐसा पूछा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ टाइम पीरियड कांस्टेंट है, इफ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेक्टर। अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझा? अच्छा मोमेंटम के साथ कैसा है? बराबर है। तो सर मोमेंटम तो फॉर्मूले में आया ही नहीं, तो हम लोग लाएंगे, है कि नहीं? तो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे लिखूं? AC, तो मैं यहाँ पे m स्क्वायर से मल्टीप्लाई और यहाँ पे m स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, v स्क्वायर डिवाइड बाय r। देख आ गया मोमेंटम v स्क्वायर डिवाइडेड बाय
mr²। ये कब यूज करना है भाई साहब? जब मोमेंटम कांस्टेंट हो। तो फिजिक्स में ऐसे घुमाई जाती है चीजें। फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। बच्चा बोलेगा मोमेंटम तो था ही नहीं, अबे ऐसा नहीं कन्वर्ट कर सकता था क्या तू? तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इसे यूज करें, बराबर। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, अब बोल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है सर, तो यूज कर इसको। ऊपर r² और नीचे r² से मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना, इस स्टेप को। तो एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे लाना है, आई होप यू रिमेंबर बेसिक क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr। सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम है तो साइन थीटा वगैरह कुछ नहीं आएगा, सभी एंगल्स यहां पे 90 है r और वेलोसिटी के बीच में। तो रखेंगे यहां पे ac, कैसे करेंगे? यहां पे m² तो पहले से ही है सर, v² है, r² से मल्टीप्लाई, यहां पे m² पहले से है, r³ आएगा इधर, है कि नहीं? अब देख ये हो गया एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट L² डिवाइडेड बाय m² r³। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन। अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, या इसको बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी बोला है, इफ टॉर्क इज नॉट एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या बात कर रहे हैं सर, टॉर्क में कहां पे घुस गए? ये जो चीज है ये रोटेशनल मोशन में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को, इफ टॉर्क इज नॉट एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल टॉर्क, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। r³ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, समझा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रट्टा मत मारना, वहां पे डिराइव करके चेक करना। टाइम पीरियड या ओमेगा कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो इस तरह से हम लोगों ने AC का मैग्नीट्यूड भी देखा, AC की डायरेक्शन भी देखी, एंड उसके डिफरेंट थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के केसेस देखे। लेकिन ये ध्यान रखें, जब मैं AC के बारे में बात कर रहा हूं तब मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने अब तक एवरेज के बारे में चर्चा नहीं करी है, वो हम लोग प्रॉब्लम्स में करने वाले हैं कि एवरेज को हम लोग कैसे टैकल करें, एवरेज एक्सेलरेशन के साथ हम लोग कैसे डील करें। स्क्रीन को पॉज करें और ये जो लिखा है ये प्रॉपरली नोटबुक में सिस्टमैटिकली लिख लें, ठीक? चलो राइट इट डाउन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम लोग अभी ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे, और मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉब्लम में मैं तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये प्रॉब्लम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों के साथ डील करता है, और ये वाला प्रॉब्लम रेशो के साथ डील करता है। आई होप कि तुम लोगों ने दोनों के दोनों प्रॉब्लम स्क्रीन को पॉज करके लिख लिए होंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। अ कार टेक्स यू टर्न। यू टर्न मतलब कैसा होता है कि एक कार है और यू टर्न मतलब कैसा, 180 डिग्री का टर्न लेती है वो। यहां पे इसकी रेडियस मिली है, एंड व्हाट इज दिस रेडियस इज 10 डिवाइडेड बाय पाई, और यूनिफॉर्म स्पीड बोला है 72 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 72 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना? यहां पे ये वेलोसिटी ऐसी है और ये इधर वेलोसिटी ऐसी है। अब अगर इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना हो तो फॉर्मूला हमारे पास है v² डिवाइडेड बाय r। v² 20 का स्क्वायर 400, r 10 डिवाइडेड बाय पाई, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायरेक्टली वैल्यू आई है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, लेकिन कौन सा?
इंस्टेंटेनियस। हम लोगों ने अभी एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं किया है। देखो, अगर हमें एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता तो हमें ऐसा लिखना पड़ता, चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बराबर। चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, नाउ व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी? हमको पता है कितना डायरेक्शनल चेंज हुआ है, तो डायरेक्शनल चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2v sin थीटा बाय 2। इसके बारे में मैंने बताया था। रेडियस में चेंज कितना है, 2r sin थीटा बाय 2। वेलोसिटी में चेंज कितना है, 2v sin थीटा बाय 2। और ये टाइम कितना लगा, तो टाइम का भी मैंने बताया था, दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। तुम्हें ये कैसे आया अगर ये जानना हो तो इसका प्रीवियस लेक्चर देखें। इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेंशन किया है। तो ये चीज ऊपर आएगी, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा v ओमेगा, और यहां पे हमारे पास मिलेगा 2 sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा। और ये वही फैक्टर आया जो पिछली बार भी हम लोग जब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तब उस एवरेज वेलोसिटी के कैलकुलेशन में आया था। v ओमेगा मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ही दूसरा फॉर्मूला है। सो यहां पे ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती, एंड ये वो फैक्टर है जो इस इंस्टेंटेनियस को एवरेज बनाता है। तो इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे। v ओमेगा, इसकी वैल्यू 40 पाई, बिकॉज यहां पे v वो ओमेगा जो है वो इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, मैंने अभी बताया। और यहां पे फिर ये 2 यहां पे ऐसे आ जाएगा, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 2 sin। अब थीटा की वैल्यू, जब भी कोई कार यू टर्न लेती है तो वो हाफ सर्कल कंप्लीट करती है, तो थीटा की वैल्यू 180 आ जाती, आधा सर्कल 180 का एंगल कवर किया, तो 180 बाय 2 मतलब 90। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू तुम्हें रेडियन में लिखनी है, तो वो पाई, ये कैंसिल होगा, पाई पाई साइन 90, इसकी वैल्यू 1 है, तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड आंसर इज 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ये जो आंसर आया एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इनकी वैल्यू अलग है। तो प्रॉब्लम में ये क्लियरली पूछा जाता है कि एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो या एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए तुम लोगों को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। ठीक, लेट अस गो फॉर दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के पास जाएंगे हम लोग। देखो यहां पे क्या बोला गया है, 2 cars कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक्स ऑफ रेडियस r एंड 2r। तो 2 कार हैं, सर्कुलर ट्रैक्स है, उन सर्कुलर ट्रैक्स को कंप्लीट करती हैं 2 कार्स। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, r और 2r। यहां पे सेम पीरियोडिक टाइम है फर्स्ट केस में। तो अगर मैं पहली कार का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय दूसरी कार का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर लिखूंगा, तो पीरियोडिक टाइम सेम है। पीरियोडिक टाइम सेम है मतलब t कांस्टेंट है, इसी का मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए r ओमेगा स्क्वायर, दोनों का ओमेगा सेम है। तो पहले की रेडियस आ गई r, अब दूसरे के लिए हम लोग लिख सकते हैं, तो दूसरे के लिए 2r और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, दोनों का ओमेगा सेम है, रेडियस अलग अलग, सो रेशियो तुम लोग निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहली कार का डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दूसरी कार। सेकेंड केस के लिए हम लोग सॉल्व करें। यहां पे बोला गया है सेम लीनियर वेलोसिटी, एंड लीनियर वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब v कांस्टेंट है। और अगर v कांस्टेंट है, इसका मतलब फॉर्मूला v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r ऐसा यूज करना है। जो टर्म कांस्टेंट रहेगी उसका पावर ज्यादा होना चाहिए फॉर्मूले में। तो यहां पे तुम लोग v स्क्वायर अपॉन r ये फॉर्मूला यूज करो। तो फर्स्ट केस में v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r,
सेकेंड केस में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r एंड रेशियो तुम्हारा आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। डन। इस केस में ऐसा भी बोल सकता था। तीसरा प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं, उनका यल कांस्टेंट है, यल कांस्टेंट है एंड सेम मास है, ऐसा बोला हूं। एल कांस्टेंट और सेम मास, तो हमें यल के फॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है वो? एल स्क्वायर आता है ऊपर, यहां पे आता है एम स्क्वायर और यहां पे आता है आर क्यूब। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो तुम्हें इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, ये दोनों कांस्टेंट है। सो फर्स्ट कार का डिवाइड बाय सेकंड कार का तुम लोग लोगे तो यहां पे तुम्हें इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। तो R2 का क्यूब ऊपर आएगा और R1 का क्यूब नीचे आएगा। एंड आई होप कि तुम लोग इसमें R1 की वैल्यू R लिख सकते हो और R2 की वैल्यू 2R लिख सकते हो। तो कैलकुलेशन अगर करोगे तो तुम्हारे पास ये रेशियो आएगा 8 डिवाइडेड बाय 1। हालांकि ये प्रॉब्लम्स कुछ कैलकुलेशन में टफ नहीं है, लेकिन अगर इस कैलकुलेशन का कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंस देखो तो कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंस है। इसे तुम्हें जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली तुम्हें फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, तभी आंसर तुम्हारा करेक्ट आएगा। अगर तुम लोग ऐसा रट्टा करोगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दैट वोंट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।